हेलो एंड वेलकम। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान होता क्या है। तो संविधान प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च कानून होता है। यह सरकार के संगठन, शक्ति और कार्यों के संबंध में नियमों का संग्रह होता है। यह राज्य के मूलभूत सिद्धांतों को और राज्य एवं उसके नागरिकों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। संविधान राज्य को चलाने वाली व्यवस्था का जीवित आलेख होता है, यानी संविधान किसी भी राज्य की व्यवस्था का लिविंग डॉक्यूमेंट्स होता है, जिससे कि एक राष्ट्र की प्राथमिकताओं का पता चलता है। इसमें यह भी पता चलता है कि देश का राजनीतिक ढांचा किस प्रकार का होगा और वह किस प्रकार से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा। इससे देश की व्यवस्था, विशेषतः राजनीति को स्थायित्व मिलता है। संविधान किसी भी देश को दिशा प्रदान करता है। अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और यह देश में एक द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। यानी इसमें बताया गया है कि जो हमारे यहाँ पे संसद होगी वो द्विसदनीय होंगी, उसके दो सदन होंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम संसद की। तो संसद राष्ट्रपति, राज्यों की जनता यानी राज्यसभा और परिषद यानी लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद किस किस से मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो जिस तरह से ब्रिटेन में शासन की प्रमुख वहाँ की महारानी होती, सामग्री होती है, उसी प्रकार भारत में राज्य का प्रमुख यानी हमारे देश का जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। यानी हमारे यहाँ पे हमारे देश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर ही लिए जाते हैं। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। तो राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। गणराज्य यानी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन व्यक्ति होते हैं? उसमें संसद के दोनों सदनों के यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। कौन होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे। इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं, उनके निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। फिर से देखते कौन कौन होते हैं इसमें। एक तो राज्यसभा, वहाँ के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद में जो राज्य की विधानसभा होती है वहाँ के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार से यहाँ पे निर्वाचित सदस्यों का एक निर्वाचन मंडल होता है जो कि राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराता है। हालांकि भारत का राष्ट्र एक संसदीय भाग है। भारत का जो राष्ट्रपति है तो वो संसद के भाग, लेकिन वो दोनों सदनों में से किसी की भी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वो किसी भी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। उनके कुछ संवैधानिक कार्य होते हैं। राष्ट्रपति के कुछ संवैधानिक कार्य होते हैं जो उन्हें संसद के संबंध में करने होते हैं। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को सम्मान और पुरस्कृत करते हैं, जबकि राज्यसभा एक सतत निकाय यानी ये कभी भंग नहीं होता है। राष्ट्रपति में लोकसभा के निहितार्थ को भंग करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो प्रधानमंत्री से, मंत्रिपरिषद से सलाह करके लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास में होती है? वो होती है राष्ट्रपति के पास में। अब आगे, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक के लिए उनकी सहमति आवश्यक होती है। तो जब तक राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपना जो सहमति प्रकट ना करते, अपने सिग्नेचर ना करते, तो कोई भी विधेयक जो वो कानून का रूप नहीं लेता है। जब संसद सत्र में नहीं होती है और वह संतुष्ट होता है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद है जो कि उसे तत्काल कार्रवाई करने के लिए आवश्यक प्रस्तुत करते हैं, तो राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित कानूनों के रूप में एक ही बल और प्रभाव वाले अध्यादेश का प्रचार कर सकता है। यानी अगर संसद का कोई भी सदन अगर सत्र में ना हो, तो राष्ट्रपति को अगर ये लगे कि इस समय जो किसी कानून की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो वो एक अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके पास में शक्ति होती है अध्यादेश जारी करने का, जो कि उस समय पर उन परिस्थितियों में कानून ही होता है। ठीक है, वो कानून का रूप ही होता है। अब हम बात करते हैं राज्य परिषद यानी राज्यसभा की। तो राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है। इसे उच्च सदन या ऊपरी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, जिसमें कि सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ पे राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव हो वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं में चुने हुए विधायक करते हैं। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादातर उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। यानी राज्यसभा में किस राज्य से कितने व्यक्ति आएंगे, कितने सांसद आएंगे, इसका निर्णय राज्य की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है।
इस प्रकार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं राज्यसभा में। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में 34 सदस्य हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। राज्यसभा में 250 तक सदस्य हो सकते, तो राज्यसभा में 250 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। इनमें से 12 को राष्ट्रपति के द्वारा उनके विशेष ज्ञान, एक सेकेंड, यानी कि जो हमारा राज्यसभा उसमें 250 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। इनमें से जो 12 होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा उनके विशेष ज्ञान, यानी कि साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से 12 लोगों को नामित कर सकते। ठीक है, तो राष्ट्रपति इन 4 क्षेत्रों में से किसी भी जो विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को नामित कर सकते हैं। शेष सीटों को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया जाता है। जितनी भी बाकी सीट बचती है 238, उनको विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया जाता है, और लगभग उनकी आबादी के अनुपात में वहां से जो सदस्य नामित होकर आते हैं। हालांकि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है, अब आगे इसमें राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार चुना जाता है। फिर से देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार चुना जाता है। तो ये इनका चुनाव की प्रक्रिया होती है, उनके चुनाव की प्रणाली होती है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को इस तरह चुना जाता है जैसे संसद द्वारा लिख सकती है, यानी संसद जिस तरह से नियम बना देती है, तो वहां से केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों को यानी वहां के प्रतिनिधियों को इस प्रकार से चुन लिया जाता है। सदन की सदस्यता के लिए जो आयु होनी चाहिए वो उनकी न्यूनतम आयु। इसके अलावा आगे इसमें कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, यानी राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं उनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या फिर कानून के द्वारा संसद में कानून के द्वारा उन्हें सेवानिवृत्त किया जा सकता है। अगर बात करें हम राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल का, तो इनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल तारीख से, नामांकन की तारीख से 6 साल होता है, यानी 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। तो ये याद रखना आप। इसके अलावा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की शक्ति और उसके कार्यों की। सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा की कौन कौन सी विधायी शक्तियां होती हैं। तो साधारण कानून बनाने के मामले में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अगर कोई साधारण कानून है, ठीक है, कोई साधारण बिल है, उसको उसके लिए कानून बनाने के लिए उसे राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही शक्तियां प्राप्त होती है। एक साधारण विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है और यह तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि इसे पारित न किया जाए। संसद के 2 सदनों के बीच एक डेडलॉक के मामले में और साधारण बिल, और अगर ये 6 महीने तक अनसुलझा रहता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में गतिरोध को हल करने के लिए आश्वस्त कर सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जो संयुक्त बैठक होती है, अगर किसी मामले में लोकसभा में और जो राज्यसभा में उन दोनों में मतभेद हो रहा है, तो एक संयुक्त जो बैठक है वो राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जिसमें कि जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। यदि संयुक्त बैठक में विधेयक पारित कर दिया जाता है तो इसे राष्ट्रपति को उनके हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। अगर कोई विधेयक है जिसके लिए दोनों के बीच में गतिरोध पैदा हो गया, दोनों के बीच में मनमुटाव पैदा हो गया, किसके, राज्यसभा और लोकसभा के, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और अगर उस बैठक में उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अगर डेडलॉक का समर्थन नहीं किया जाता तो बिल को खत्म समझा जाता है। अब आगे हम देखते हैं इसकी वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या हैं। अगर बात करें वित्तीय शक्तियों की, तो इस मामले में राज्यसभा लोकसभा से एक कमजोर सदन है। ठीक है, वित्तीय शक्तियों के बारे में राज्यसभा के पास में ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती। वित्तीय शक्तियाँ राज्यसभा में मनी बिल पेश नहीं किया जाता, जो भी धन विधेयक होता है यानी मनी बिल होता है उसको पेश नहीं किया जा सकता, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित एक मनी बिल यानी धन विधेयक राज्यसभा के समक्ष आता है। ठीक है, लेकिन अगर 14 दिन की अवधि के भीतर राज्यसभा बिल पारित करने में विफल रहता है तो बिल को संसद द्वारा इस तथ्य के बावजूद पारित कर दिया जाता है कि
राज्यसभा ने इसे पारित किया या नहीं। अगर राज्यसभा कुछ संशोधनों का प्रस्ताव करती है और विधेयक लोकसभा में वापस आता है तो लोकसभा पर यह निर्भर करता है कि वह प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करे या अस्वीकार कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी धन विधेयक है, मनी बिल है, उसको केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उसे केवल सिर्फ वहाँ की सहमति के लिए, राज्यसभा की सहमति के लिए उसे राज्यसभा में भेजा जा सकता है। लेकिन अगर राज्यसभा को ये लगे कि इसमें कुछ जो संशोधन की आवश्यकता है तो उसे 14 दिन के लिए अपने पास में रोक सकते, 14 डेज के लिए उसे अपने पास में रोक सकती है। लेकिन अगर जो है लोकसभा चाहे उसके जो सिफारिश है, उसके जो सुझाव उनको मान सकती है राज्यसभा के, और ना चाहे तो नहीं मान सकती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियों के मामले में राज्यसभा एक कमजोर सदन है। अब आगे देखते हैं हम कार्यकारी शक्तियाँ। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के समक्ष सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, ना कि राज्यसभा के। जो मंत्रिपरिषद होती है वो हमेशा लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायित्व होती है, यानी वह लोकसभा के प्रति ही जिम्मेदार होती है, ना कि राज्यसभा के लिए। अकेले लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए मंत्रिपरिषद के पतन का कारण बन सकती है। तो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में भी पारित हो सकता है, अकेले लोकसभा में भी। हालांकि राज्यसभा अपने कार्यालय से मंत्रालय नहीं हटा सकती, फिर भी राज्यसभा के सदस्य अपनी नीतियों की आलोचना करके प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न पूछकर और स्थगन बैठक लेकर मंत्रियों पर कुछ नियंत्रण रख सकते हैं। तो ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये मंत्रियों को उनके मंत्रियों से या फिर जो सांसद होते हैं उनके मंत्रालय से नहीं हटा सकते, फिर भी क्या कर सकते हैं, राज्यसभा विभिन्न माध्यमों से लोकसभा पर और मंत्रियों पर नियंत्रण रख सकती है। कुछ मंत्रियों को राज्यसभा से भी लिया जाता है, तो जो कुछ मंत्री होते हैं उनको राज्यसभा से भी ले लिया जाता है। अब प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी हो सकता है या फिर लोकसभा में बहुमत दल उसे अपना नेता चुन सकती है। तो कई सारे जो है वो प्रधानमंत्री हमारे राज्यसभा से भी मिले हैं। ठीक है, हमें जैसे उनमें से मनमोहन सिंह हो गया, इंदिरा गांधी भी थी। अब इसके बाद में हम बात करते राज्यसभा की संशोधन शक्तियों के बारे में। तो राज्यसभा और लोकसभा मिलकर प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत के साथ संशोधन विधेयक पारित करके संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा को ये शक्ति प्राप्त है, बल्कि राज्यसभा का भी उसमें योगदान होता है। तो दोनों सदन मिलकर प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जब 2/3 बहुमत मिल जाता है तो संविधान में संशोधन हो जाता है। अब आगे इसमें चुनावी शक्तियाँ क्या क्या हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में कुछ चुनावी शक्तियाँ भी होती हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये इनकी सबसे जो महत्वपूर्ण शक्ति यही होती है कि ये लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ में मिलकर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के सदस्य मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं। तो 2 फैक्ट मिल रहे हैं इसमें। एक तो ये पता चल रहा है आपको कि जो भारत के राष्ट्रपति है उनका चुनाव किन किन माध्यम से होता है, तो वो होता है लोकसभा, राज्य विधानसभा और राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। इसके अलावा जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। अब आगे इसमें राज्यसभा के सदस्य भी आपस में एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके बाद में है इसकी न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या है राज्यसभा की। सबसे पहले है लोकसभा के साथ मिलकर राज्यसभा कार्य संविधान के उल्लंघन के आरोपों पर राष्ट्रपति को महाभियोग दे सकता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय या किसी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए राज्यसभा एक विशेष अभिभाषण भी पारित कर सकती है। अगर किसी न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश को हटाना है तो उसके लिए भी राज्यसभा एक विशेष अभिभाषण भी पारित कर सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया में राज्यसभा भी अपना योगदान देती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के खिलाफ आरोप केवल राज्यसभा में ही लगाए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके खिलाफ केवल आरोप जो है वो राज्यसभा में ही लगाए जा सकते हैं, लोकसभा में नहीं लगाए जा सकते। इसके अलावा राज्यसभा भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग और मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे कुछ अधिकारियों को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकती हैं।
इसके अलावा राज्यसभा की दो विशेष शक्तियाँ, राज्यसभा को दो विशेष शक्तियाँ प्राप्त है। कौन कौन सी है? एक तो राज्य सूची के एक विषय को राष्ट्रीय महत्व के विषय के रूप में घोषित करने की शक्ति। तो राज्य सूची के जितने भी विषय होते हैं उनको राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के विषय घोषित करने के रूप में ये शक्ति प्राप्त होती है। दूसरी है, ये सबसे बड़ी शक्ति है इनकी, अखिल भारतीय सेवा के निर्माण या उन्मूलन से संबंधित। ठीक है, तो अगर राज्यसभा चाहे तो वो अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है, उसे हटा सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है ये लोकसभा। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन होता है, यानी इसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकसभा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बना है। यानी लोकसभा में जो चुनाव होते हैं लोकसभा के सदस्यों के लिए, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है। संविधान द्वारा परिकल्पित घर की अधिकतम शक्ति, यानी इस लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम शक्ति 552 हो सकती है। ठीक है, और न्यूनतम 530 हो सकती है। इसके अलावा राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य तक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य से अधिक इसमें नहीं हो सकते। पर उनकी राय में उन समुदाय का सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो उस समुदाय से 2 व्यक्तियों को, 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में जो है प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। वहाँ पर लोकसभा में वो उनको मनोनीत कर सकते हैं। इसके अलावा सदन की कुल ऐच्छिक सदस्यता इस तरह से राज्य के बीच वितरित की जाती है कि प्रत्येक राज्य और राज्य की आबादी को आवंटित संख्या ओएस सीटों के बीच का अनुपात अभी भी वही व्यवहारिक है। तो लोकसभा में सीटों का बंटवारा किसी भी राज्य की जो जनसंख्या के आधार पर होता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए योग्यता की आयु 25 वर्ष है। तो अगर लोकसभा की सदस्यता कोई हासिल कर रहा तो उसके लिए कम से कम आयु, जो न्यूनतम आयु, वो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा लोकसभा जब तक भंग नहीं हो जाती तब तक उसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त किए गए आंकड़ों के से 5 साल तक जारी रहती है। यानी जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 साल रहता है। ठीक है, अगर उसे बीच में भंग ना किया जाए। और 5 साल की अवधि की समाप्ति सदन के विघटन के रूप में कार्य करती है। 5 साल के बाद में उसे विघटित कर दिया जाता है। हालांकि जब आपातकाल का उद्घोष चल रहा होता है तो यह अवधि संसद द्वारा कानून के द्वारा 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक नहीं, और 6 महीने की अवधि के बाद किसी भी मामले में अधिक नहीं होने की अवधि के लिए इसे विस्तारित किया जा सकता है, जिसके बाद उद्घोषणा का संचालन बंद हो गया है। तो इस तरह से अगर लोकसभा के कार्यालय के दौरान, यानी उसके कार्यकाल के दौरान आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो संसद को इसका कार्यकाल कानून के द्वारा एक समय में अधिकतम 1 वर्ष तक ही बढ़ाना होता है। ठीक है, यानी कि जो अधिकतम कार्यकाल है वो इसका 1 वर्ष तक बढ़ाना होता है या उतना बढ़ा सकती है। जबकि आपातकाल खत्म होने पर, आपातकाल की अगर घोषणा कर दे राष्ट्रपति कि आपातकाल समाप्त कर दिया गया, तो उसके बाद में इसे 6 महीने से ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। तो आपातकाल से पहले क्या है, ये 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, यानी आपातकाल के दौरान इसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है इसका कार्यकाल। और जब अगर आपातकाल खत्म हो जाए तो उसे 6 महीने से ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। अब हम बात करते हैं लोकसभा के कार्यों की। तो दोनों सदनों का मुख्य कार्य कानून बनाना है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों का मुख्य कार्य क्या है, कानून बनाना। प्रत्येक विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है, और कानून बनने से पहले कोई भी विधेयक राष्ट्रपति द्वारा आश्वासन दिया जाना चाहिए, यानी राष्ट्रपति के उस पर सिग्नेचर हो जाने चाहिए। राष्ट्रपति की सहमति किसी भी विधेयक के लिए आवश्यक होती है। तो जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है वे भारत के संविधान की संसूची और 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित विषय हैं। इसके अलावा कोई बिल धन बिल है या नहीं, इस बात का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही होता है। तो इस मामले में यह राज्यसभा से बहुत ज़्यादा मजबूत, यानी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली सदन है। तो इस तरह से लोकसभा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली सदन है। हमारे यहाँ पर सरकार का गठन 2 स्तरों पर किया जाता है, पहला केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। तो आज हम बात करेंगे केंद्र स्तर की कार्यपालिका के बारे में। तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, यानी हमारे संविधान के भाग 5 में बताया गया है
कि अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति होते हैं, कौन कौन जो प्रमुख होते हैं, उसमें होता है सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक भी होता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक भी होता है। तो जो संघ स्तर पर सरकार बनाई जाती है, यानी केंद्र स्तर पर जो सरकार बनाई जाती है, उसमें कार्यपालिका का जो सबसे बड़ा हेड होता है वह होता है राष्ट्रपति। वे भारत के संविधान में सबसे वरिष्ठ और सबसे सर्वोच्च पद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट बनते हैं। पहला तो भारत का प्रथम नागरिक किन्हें कहा जाता है, वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, और दूसरा है संघ की कार्यपालिका का हेड कौन होता है, यानी प्रधान कौन होता है, तो वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति, वो भी राष्ट्रपति। लेकिन वास्तव में क्या होता है, ये अपनी शक्तियों का बहुत कम प्रयोग करते हैं। नतीजा यह होता है कि कई बार क्वेश्चन को थोड़ा घुमा इस तरह से दिया जाता है, इस तरह घुमा दिया जाता है कि जो संघ की कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, ना कि राष्ट्रपति। ये याद रखना, अगर वास्तविक शब्द आ जाए क्वेश्चन में कि वास्तविक प्रधान कौन है कार्यपालिका का, तो वास्तविक होते हैं प्रधानमंत्री, और जो प्रमुख होते हैं, अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि कार्यपालिका का प्रधान यानी प्रमुख कौन है, वो होते हैं राष्ट्रपति। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के रूप में कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के ही हेड यानी मुख्य होते हैं, वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं। तो राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनसे जुड़े कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा और वह भारत के कार्यकारी प्रमुख होगा। ठीक है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत और वह भारत के कार्यकारी प्रमुख होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि जो कार्यकारी शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी और इनका प्रयोग संविधान के अनुसार सीधे या सीधे अधीनस्थों के माध्यम से उनके द्वारा किया जाएगा। यानी जो शक्तियां होंगी राष्ट्रपति उनका प्रयोग या तो संविधान के अनुसार सीधे कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से उनका उपयोग कर सकता है। इसके बाद में अनुच्छेद 54 हमें बताता है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें कौन कौन व्यक्ति होंगे और उसकी जो प्रक्रिया, उसकी प्रोसेस है वो क्या होगी। तो हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। तो इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन व्यक्ति होते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरे होते हैं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरे होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें कि 2 हैं, एक तो दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी। तो इन दोनों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य फिर से देखिए कौन कौन होते हैं। एक तो संसद के दोनों सदनों के, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें कि दिल्ली और पुडुचेरी उनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, चाहे वो संसद के हो या राज्य विधानसभा के हो या फिर दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के हो, तो इनमें केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इस प्रकार से संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, यानी जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो इनमें भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है इसमें कि चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व की एक रूपता होगी और समग्र और संघ के रूप में राज्यों के बीच समता बनाई जाएगी। अब बात करें अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल की, तो राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। और फिर वह फिर से चुनाव के लिए पात्र है, यानी राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद में फिर से चुनाव लड़ सकता है, फिर से भी वो योग्य होता है राष्ट्रपति पद के लिए, उम्मीदवारी अपनी पेश कर सकता है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति बन जाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनकी अनुपस्थिति में, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो उनको राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, या तो मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो जो वरिष्ठतम जज हैं वो उनको राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे।
अब अनुच्छेद 59 बोलता है राष्ट्रपति के कार्यालय की स्थिति के बारे में, यानी राष्ट्रपति कार्यालय की क्या क्या दशाएं होंगी। तो सबसे पहले राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। तो राष्ट्रपति क्या है, ना तो राज्यसभा का, ना ही जो है लोकसभा का, और इसके अलावा जो राज्य के विधानमंडल उनमें से भी किसी सदन का वो सदस्य नहीं हो सकता। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लिया जाए जो कि किसी सदन का सदस्य है, तो उसे, अगर वो राष्ट्रपति चुन लिया जाए तो उसकी सीट को उस टाइम से खाली माना जाएगा जिस दिन से वह राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। तो यदि संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसे उस सदन में अपनी सीट उस तिथि को खाली करने के लिए माना जाएगा जिस दिन वह राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यालय में प्रवेश करता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो जो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो या फिर राज्य विधानमंडल हो। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के बारे में। तो राष्ट्रपति अपने आधिकारिक निवास को किराए से मुक्त उपयोग करने का हकदार है, यानी कि राष्ट्रपति को सरकार के द्वारा एक जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक जो उनको निवास दिया जाएगा जिसको वो अपने कार्यकाल के दौरान उसे उपयोग कर सकते हैं। वह अपने आधिकारिक निवास को किराए से मुक्त उपयोग करने का भी हकदार है। वह कानून के अनुसार संसद द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, यानी उनको क्या क्या वेतन भत्ते दिए जाएंगे, क्या क्या उनके विशेष अधिकार होंगे, इनको संसद के द्वारा तय किया जा सकता है, कानून बनाकर संसद के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। और जब तक उस प्रावधान का जो हल नहीं हो जाता, उसे तय नहीं किया जाता, तब तक ऐसे छूट भत्ते और विशेषाधिकार राष्ट्रपति को मिलते रहेंगे जैसे कि दूसरे नियत समय में निर्दिष्ट किए गए, यानी जो पहले से चलते आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई नया कानून नहीं बनता जब तक, तो राष्ट्रपति को पहले की तरह ही वेतन और भत्ते मिलते रहेंगे और जो भी उनके विशेष अधिकार है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले आता है इसमें कि सभी कार्यकारी शक्तियां उसके द्वारा सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाती है, यानी जो भी कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो या तो उनके द्वारा सीधे या फिर उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। इसके अलावा वह रक्षा बलों के पदेन सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि जो हमारे जो रक्षा बल हैं, हमारे जो सेना है, उसके सुप्रीम कमांडर कौन है, तो वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो हमारी तीनों सेनाओं के, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों के पदेन सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा वो युद्ध की भी घोषणा कर सकते हैं, ठीक है, और युद्ध विराम की भी घोषणा कर सकते हैं, यानी शांति की भी घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं, चाहे जैसे राज्यपाल हो या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर हो। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, यूपीएससी के सदस्य, इसके अलावा वित्त आयोग के सदस्य और अंतर्राज्य परिषद, इसके अलावा एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के आयुक्त आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो राष्ट्रपति के पास में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यही है कि नियुक्ति का अधिकार, ठीक है। तो जैसे भी ये बड़ी बड़ी नियुक्ति जैसे कि राज्यपाल हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य हो गए, कैग हो गए, तो इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास अपने मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से हटाने की भी शक्ति होती है। भारत के महान्यायवादी किसी राज्य का राज्यपाल, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य तथा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर चुनाव आयुक्त। तो राष्ट्रपति अगर इन लोगों के ऊपर, ये जो महान्यायवादी हैं, राज्यपाल हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय या फिर जो न्यायाधीश हैं या फिर चुनाव आयुक्त हैं, तो अगर इनके ऊपर सिद्ध कदाचार जो सिद्ध हो जाता है, यानी इनके ऊपर संविधान का अतिक्रमण जो सिद्ध हो जाता है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट है जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो राष्ट्रपति के पास में सबसे बड़ी शक्ति ये होती है कि वो संसद को बुलाने, फिर से पेश करने और संबोधित करने की शक्ति होती है, ठीक है। क्या होती है? राष्ट्रपति के पास संसद को बुलाने, फिर से पेश करने की और संबोधित करने की शक्ति होती है। वह लोकसभा को भी भंग कर सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या, प्रधानमंत्री की सिफारिश से लोकसभा को भी भंग कर सकता है।
वह उनके बीच गतिरोध के मामले में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। यानी कि अगर किसी मामले में किसी भी जो बिल को लेकर दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो गया तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है, ताकि जो अपने जो गतिरोध है उनको सॉल्व कर सके, अपने जो मसले उनको हल कर सके। तो इस स्थिति में जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। लेकिन जो इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं वो होते हैं लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वही इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। इसके अलावा वह किसी भी विधेयक या अन्य मामले के संबंध में संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, संसद के समक्ष रिपोर्ट रख सकते हैं, जैसे कि वित्तीय विवरण की, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को और यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट को जो वो संसद के समक्ष रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बिल हैं जिन्हें कि संसद में राष्ट्रपति की मंजूरी या सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। कुछ इस तरह के बिल होते हैं जिन्हें कि जो राष्ट्रपति की सिफारिश या उनकी जो मंजूरी आवश्यक है, जैसे कि राज्यों के निर्माण या पुनर्गठन से संबंधित कोई बिल है। इसके अलावा मनी बिल है और भारत के समेकित कोष से व्यय से जुड़े कुछ बिल होते हैं, या फिर कराधान को प्रभावित करने वाला विधेयक जिसमें कि राज्यों की रुचि है, और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक। इन सभी को जो है राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना एक अधिनियम नहीं बन सकता। यानी कोई भी विधेयक जब तक राष्ट्रपति उस पर जो अपनी सहमति व्यक्त ना कर दे, उस पर अपने जो सिग्नेचर ना कर दे, तो तब तक कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। बस केवल इसके अलावा मनी बिल को छोड़कर वह संसद की सिफारिश के लिए अन्य बिल वापस नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मनी बिल है उसको राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकते, उस पर वो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होते हैं। हालांकि दोनों सदनों में विधेयक और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए बिना या फिर विधेयक को पारित किया जाता है तो वे विधेयक से आश्वासन को वापस नहीं ले सकते। यानी कि अगर किसी विधेयक को फिर से जो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो फिर राष्ट्रपति उस पर अपनी जो सहमति व्यक्त करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है वो सीमित होती है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जो विधायी शक्तियाँ, वो कुछ सीमित हो जाती है। इसके अलावा जब संसद सत्र में नहीं होती तो वो कहीं प्रोमोगेट अध्यादेश लाते हैं। यानी अगर मान के चलिए कोई इस प्रकार की स्थिति आ गई कि उस टाइम पे जो संसद है वो सत्र में नहीं है, संसद का सत्र नहीं चल रहा और किसी कानून की सख्त आवश्यकता, तो क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, उस टाइम पे जो अध्यादेश ला सकते हैं जो कि कानून के बराबर ही जो वैलिड होता है। ठीक है, तो उसे कानून की शक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह से जब संसद सत्र में नहीं होती तो जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश ला सकते हैं। इसके अलावा दूसरी शक्ति, सबसे प्रमुख शक्ति ये है राष्ट्रपति के पास में कि जो वो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, इन चारों क्षेत्रों से राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को, 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति की कुछ वित्तीय शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहली चीज ये, राष्ट्रपति के पिछले प्रतिबंधों के बिना संसद में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बिना मंजूरी के कोई भी जो धन विधेयक है वो संसद में पेश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वह अप्रत्याशित व्यय अर्थात बाढ़, युद्ध आदि के कारण संसद की लंबित स्वीकृति को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम कर सकता है। यानी कि अगर देश में कुछ इस प्रकार की स्थिति आ जाए तो वह मतलब अपने द्वारा कानून बनाकर जो भारत की आकस्मिकता निधि है उससे धन निकाल सकते। ठीक है, राष्ट्रपति के माध्यम से धन निकाला जा सकता है। इसके अलावा उसके पास कुछ राज्यों को आयकर की आय और वार्षिक अनुदान की राशि के राज्यों के हिस्सेदारी निर्धारित करने की शक्ति है। यानी राष्ट्रपति के पास में यह शक्ति भी होती है कि वह निर्धारित कर सके कि किस राज्य को कितना वार्षिक अनुदान देना है, कितनी राशि उसे देनी है, ताकि वो अपना विकास कर पाए। इसके अलावा वह वित्त आयोग की नियुक्ति भी करता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वित्त आयोग है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, वह वित्त वर्ष की शुरुआत में संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के समक्ष रखे जाने का कारण बनता है। तो जो वार्षिक वित्तीय बजट होता है वो संसद के समक्ष रखते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक और राजन्यायिक शक्ति के बारे में। तो राष्ट्रपति को अपराधी माफ करने या अपराधियों को हटाने या उनकी सजा को रद्द करने, निलंबित करने या
का अधिकार होता है। तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी अपराधी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं या फिर उनकी सज़ा को कम कर सकते हैं, या फिर जो उनको सज़ा, अगर मान के चलिए उनको मृत्युदंड की सज़ा मिल गई तो सज़ा को वो रद्द भी कर सकते हैं या फिर उसे कम भी कर सकते हैं और सज़ा को निलंबित भी कर सकते हैं। तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास में, तो ये अधिकार उनको अनुच्छेद 72 के अंतर्गत संविधान ने दिया है। इसके अलावा उनके पास में एक विशेष जो महत्वपूर्ण अधिकार ये होता है कि वह राजदूत की नियुक्ति कर सकते हैं। जो भी राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और विदेशी जो राजनयिक हैं उनकी प्रतिनिधियों की साख प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो जब देश की सुरक्षा को खतरा है तो वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो देश में 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं। सबसे पहले कि जब देश की जो सुरक्षा उसको खतरा है तो वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा है अगर कोई राज्य संवैधानिक तरीके से शासन नहीं कर पा रहा, सरकार नहीं चला पा रहा, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी घोषणा कर सकते हैं। तीसरा है वह वित्तीय आपातकाल का भी प्रचार कर सकता है, यानी अगर हमारे देश की थोड़ी स्थिति खराब हो जाए, मतलब वित्तीय स्थिति खराब हो जाए, तो इस स्थिति में जो राष्ट्रपति उनके पास में यह अधिकार होता है कि वह देश में वित्तीय आपातकाल घोषित कर दे। तो इस तरह से जो राष्ट्रपति होता है वो 3 प्रकार के जो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। सबसे पहले देश की सुरक्षा को लिए खतरा, तो इस प्रकार वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा, अगर कोई राज्य संवैधानिक तरीके से शासन नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और तीसरा, देश में वित्तीय आपातकाल की भी घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के माध्यम से। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार और राष्ट्रपति की प्रतीक्षा, जो कि अनुच्छेद 361 के अंतर्गत बताई गई है। तो राष्ट्रपति किसी भी अदालत को अपने कार्यालय की शक्ति और कर्तव्यों के पालन करने के लिए जवाबदेह नहीं होगा, सिवाय जब तक राष्ट्रपति को महाभियोग की कार्रवाई के तहत रखा गया हो। इसके अलावा भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा लाने के लिए राष्ट्रपति से जुड़ी प्रतिरक्षा किसी भी व्यक्ति के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगी, यानी राष्ट्रपति किसी भी अदालत के तहत अपने कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा, राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्रवाई उनके कार्यालय के कार्यकाल के दौरान नहीं की जा सकती, यानी अगर राष्ट्रपति के खिलाफ कोई अपराध सिद्ध हो जाता है तो वो जो कार्रवाई है, जो आपराधिक कार्रवाई है, वो उनके कार्यकाल के दौरान नहीं की जा सकती, वो उनके कार्यकाल के बाद में की जा सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान नहीं की जा सकती, यानी कोई भी अदालत अगर उनके खिलाफ कोई भी जो अरेस्ट वारंट जारी कर दे तो वो मतलब उनके कार्यकाल के दौरान वो असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, वो सही नहीं होगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान ना तो उन पर कोई आपराधिक मुकदमा चल सकता, ना ही उन पर कोई आपराधिक कार्रवाई चल सकती और ना ही उनके खिलाफ कोई आपराधिक जो अरेस्ट वारंट निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के इस्तीफा और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। तो वैसे तो जो राष्ट्रपति के पद की अवधि होती है वो 5 साल होती है, लेकिन क्या है वो राष्ट्रपति अपने पद से पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो अपने जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने कार्यकाल के तहत अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से इस्तीफा दे सकते हैं, यानी जो राष्ट्रपति होते हैं वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके ही अपना इस्तीफा देते हैं। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जाम्स में कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसको संबोधित करके अपना इस्तीफा देते, तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा देते हैं। हालांकि जो इन इस्तीफों को उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को सूचित किया जाना आवश्यक है, यानी जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे देते हैं तो उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य बनता है कि इसको वो लोकसभा अध्यक्ष को यानी लोकसभा स्पीकर को सूचित किया करें। अब बात करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया की। तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही उनके पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग का आधार क्या क्या हो सकता है? एक तो संविधान के व्यक्त प्रावधानों के उल्लंघन के साथ साथ राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन, उपयोग और भावना का उल्लंघन है। कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उनके पद से हटाया जा सकता। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस प्रक्रिया के बारे में बताया गया, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया अनुच्छेद 61 में। तो इसमें क्या कहा गया आइए देखते हैं।
तो सबसे पहली चीज ये है कि महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में ही जो उनके खिलाफ आरोप लगाए गए उनको प्रारंभ जो लोकसभा में ही किया जा सकता है, बल्कि राज्यसभा में भी इनको उठाया जा सकता है, इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। तो किसी भी सदन में उनके जो आरोप है उनको प्रारंभ किया जा सकता है, उन पर जो आरोप लगे उनको प्रारंभ किया जा सकता है। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है, यानी जो आरोप लगे हैं उन पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं और राष्ट्रपति को इस बारे में 14 दिन का नोटिस देना, पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर किसी सदन में जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, ठीक है, जिस पर कि आरोपों की जांच होती है। दूसरे सदन में जाकर जो आरोप लगे वो देखा जाता है क्या वो सही है या नहीं। तो राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार होता है, यानी राष्ट्रपति अपने जो पक्ष रख सकता है। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है तो महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटा दिया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनको जो महाभियोग लगा उस प्रस्ताव को पारित होने के लिए कम से कम कितनी जो बहुमत की आवश्यकता वो है 2/3 बहुमत, ठीक है, तो उससे कम नहीं होना चाहिए। और जब जैसे ही दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो उन पर महाभियोग लग जाता है और वो उन्हें अपना पद छोड़ना होता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होते हैं। मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता के लिए करता है। यानी वाइस प्रेसिडेंट, जिसे कि हमारे देश का उपाध्यक्ष भी कहा जाता है। तो उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में यह राष्ट्रपति पद के बाद में आता है, यानी जो हमारे देश में सर्वोच्च पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद में दूसरा क्रम उपराष्ट्रपति पद का होता है। तो उपराष्ट्रपति पद का पद जो है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया, यानी जो हमारे देश में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट की पद की तर्ज पर ही बनाया गया है। तो बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो हमारा संविधान एक उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रबंधन करता है, जो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा एकल हस्तांतरणीय वोट और गुप्त मतदान के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार चुना जाता है। फिर से देखिए किस प्रकार से चुना जाता है इन्हें। जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं इन्हें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ठीक है, किस प्रकार से एकल हस्तांतरणीय वोट और गुप्त मतदान के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार चुना जाता है। तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को भी जनता सीधे नहीं चुनती है, बल्कि इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। अगर बात करें कि इनका जो निर्वाचक मंडल है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से किस प्रकार से लगा है, तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ है, इसमें जो है राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल था उसमें केवल संसद के निर्वाचित सदस्य थे, जबकि यहाँ पे निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों इसमें जो वोटिंग कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसमें जो है वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। अब हम बात करें अगर किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं आवश्यक है, तो सबसे पहले है उसमें एक तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि वह भारत का नागरिक हो, यह बिल्कुल आवश्यक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा है वह राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए योग्य हो, ठीक है, यानी राज्यसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता उसके लिए जो अनिवार्य है। तो 3 चीज़ें आती है इसमें, एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और तीसरा वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हत हो यानी योग्य हो। तो इस 3 प्रकार से कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा कुछ और अन्य योग्यताएं भी हैं, जैसे कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का उसे सदस्य नहीं होना चाहिए,
यानी कि जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है वह संसद के या फिर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वह पागल नहीं होना चाहिए और ना ही वह दिवालिया घोषित होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से वही व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी व्यक्त कर सकता है जिसमें ये सभी गुण हो। नेक्स्ट है इसमें संघ तथा राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के तहत लाभ का कोई कार्यालय ना हो। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या है इसमें कि उसके पास में संघ और राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्राधिकरण के तहत कोई लाभ का पद ना हो। तो इस तरह से जो जो व्यक्ति इन योग्यताओं को पूरा करता है वह उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी व्यक्त कर सकता है। अब अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल के बारे में, तो राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का पद भी 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति उस पद से 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करता है जिस दिन वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है और फिर से वह चुनाव के लिए पात्र होता है, यानी फिर से वह इलेक्शन लड़ सकता है उपराष्ट्रपति पद के लिए। यदि उनका इस्तीफा दिया जाता है या फिर उनके सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है तो उनका कार्यकाल कम हो सकता है। यानी अगर लोकसभा चाहे, संसद चाहे तो उनके कार्यकाल को कम भी कर सकती है 2/3 बहुमत के आधार से। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो ये उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, उनके सभापति होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको जो वेतन है वो उपराष्ट्रपति पद के रूप में नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्हें वेतन मिलता है और वो उन्हें उतना ही वेतन मिलता है जितना कि लोकसभा के अध्यक्ष को मिलता है। यानी वो उसी वेतन और भत्ते के हकदार होते हैं जितना कि लोकसभा के अध्यक्ष को दिए जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति की शक्तियां, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो राज्यसभा होते हैं उसके पदेन सभापति कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति और इसकी बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। इसके अलावा सभी विधेयकों के प्रस्ताव या प्रश्नों को राज्यसभा द्वारा उनकी सहमति से ही लिया जा सकता है। वह राष्ट्रपति के साथ साथ लोकसभा के पहले राज्यसभा के मुख्य प्रवक्ता है। तो वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी जो शक्तियां होती है वह शक्तियां और कार्य लोकसभा अध्यक्ष की ही तरह होते हैं। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। वह भी सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। अब दूसरी शक्ति जो महत्वपूर्ण शक्ति और कार्य है वह है जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। अगर किसी समय में जो राष्ट्रपति होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते तो उस टाइम पे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही कार्य कर सकता है, यानी 6 महीने तक ही वह कार्य कर सकता है राष्ट्रपति के रूप में। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है, तो 6 महीने के अंतर्गत ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारण से अपने कार्य करने में अगर असमर्थ है तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तथा उनके कर्तव्यों का निर्वाह कर सकता है। ठीक है, अगर किसी वजह से राष्ट्रपति अपने कार्य करने में अक्षम है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद की जो सारे कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। तो कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। यानी जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे हमारे देश के तो उस समय वो जो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। इस अवधि में जो उनके कार्य होंगे उनका निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाएगा। जो भी राज्यसभा के उपसभापति होते हैं उनके द्वारा उनके कार्यों का निर्वाह किया जाएगा। तो ये हुआ उपराष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री। तो इनसे जुड़ा हुआ अनुच्छेद 74। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री। तो संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। यानी हमारे संविधान के अनुसार जो सरकार होती है उसमें संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होते हैं वो केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं।
ठीक है। लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होते हैं, जिसके पास में वास्तविक शक्तियाँ होती है, वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो देश के प्रमुख तो होते हैं, लेकिन सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। वह लोकसभा की बहुमत पार्टी के नेता है, यानी जिस भी पार्टी को लोकसभा चुनाव में बहुमत मिल जाए, वह उसी पार्टी के नेता होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री। वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख भी होता है। जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद के भी प्रमुख होते हैं। वह मंत्रिपरिषद में प्राइम्स इंटर परेस यानी बराबरी के बीच पहला है। ठीक है। उनका मुख्य कार्य राष्ट्रपति को उनके कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देना है। अगर बात करें हम प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य क्या है, तो वो है राष्ट्रपति के कार्यों और अभ्यास में सहायता और सलाह देना। यानी जो भी कार्य राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, उनमें सहायता देना और उनको सलाह देना। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो कार्यकारी प्रमुख है या फिर वास्तविक प्रमुख है वो हमारे प्रधानमंत्री है। वह वास्तविक और मुख्य कार्यकारी है। ठीक है। तो अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 75 बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। हालांकि संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, बल्कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है। परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत ना हो, किसी भी दल के पास में अगर स्पष्ट बहुमत ना हो, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए अपनी पर्सनल विवेक स्वतंत्रता का भी प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वो जो सबसे बड़ा दल होता है अथवा गठबंधन जो दल होता है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, जो गठबंधन का नेता होता है या फिर जो सबसे बड़ा दल का नेता होता है। और उसे क्या करना होगा, जिस नेता को जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए जो कहता है। ठीक है। यानी उस व्यक्ति को अपना विश्वास मत 1 महीने के अंतर्गत जो घोषित करना होगा, बताना होगा कि मेरा जो इतना विश्वास है, ठीक है, मेरे पास में इतना विश्वास मत है। इसके बाद में है प्रधानमंत्री कार्यालय, उनका निजी सचिव है। क्या है, प्रधानमंत्री जो कार्यालय होता है वो उनका निजी सचिव है। और यहाँ पे जो कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो प्रधानमंत्री का निजी सचिवालय होता है उसको क्या कहते हैं, वो उसको कहते हैं शॉर्ट में पीएमओ। ठीक है। तो पीएमओ प्रधानमंत्री का निजी सचिवालय होता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। हालांकि अब क्या है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया। तो जो प्रधानमंत्री वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और उससे पहले जो योजना आयोग था उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना ही वो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो इस समय अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर बना नहीं रहेगा। यानी 6 महीने के अंतर्गत उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है या फिर राज्यसभा का भी। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी और इसके अलावा देवगौड़ा थे और मनमोहन सिंह। ठीक है। तो ये सभी राज्यसभा के सदस्य थे, ना कि जो लोकसभा के। अब अनुच्छेद 78 हमें बताता है कि प्रधानमंत्री का क्या क्या कर्तव्य होगा। तो सबसे पहले है संघ के मामलों में प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के प्रेसिडेंट सभी निर्णयों के अध्यक्ष को सूचित करने और विधान बनाने का प्रस्ताव। यानी कि जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने का संबंधी कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण सूचना है वो प्रेसिडेंट को बतानी चाहिए प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके अलावा संघ के मामलों में प्रशासन से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जो राष्ट्रपति के लिए विधान के प्रस्तावों के रूप में प्रस्तुत करना।
इसके अलावा जो प्रधानमंत्री होते हैं वो केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है, ठीक है। यानी जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हमारे देश में केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा नीति आयोग, योजना आयोग जो पहले था, इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के भी अध्यक्ष के रूप में वो अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसके अलावा वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख भी होते हैं। इसके अलावा देश का नेता होने के नाते वह राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सत्ताधारी दल का अभिनेता होता है और वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो इस बारे में जो प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति से कहीं ज़्यादा अधिक होती हैं। संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, यानी जो हमारे भारत में संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, मतलब जिसका नेता, हमारे मंत्री परिषद का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो संविधान में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत विस्तार से नहीं लिए गए हैं, परंतु उसके लिए दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, तो इसके बारे में संक्षिप्त और सामान्य विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, जबकि जो अनुच्छेद 75 है वो मंत्रियों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनके उत्तरदायित्व क्या क्या होंगे, इसके अलावा जो मंत्रियां हैं उनकी योग्यता क्या क्या होंगी, उनकी शपथ किस प्रकार से होगी, और इसके अलावा उनके वेतन और भत्ते के बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 74 यानी अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के अनुसार तो अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी जो अपने कार्यों की सहायता के लिए राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है और राष्ट्रपति से सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान ही मंत्री पद धारण कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान यानी जिसका मुखिया जो प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। तथापि चाहे राष्ट्रपति तो एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति उसकी सलाह एवं अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। सेकंड है इसमें कि जो मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह है उसकी जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, यानी जो मंत्री राष्ट्रपति को द्वारा सलाह देंगे तो उसकी जांच किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 बताता है कि अनुच्छेद 75 तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और सेकंड जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है ये 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये जोड़ा गया। तो इसमें बताया गया कि मंत्री परिषद का आकार क्या होगा। इस संशोधन में कला में दो नए खंड ए और बी जोड़े गए। तो संविधान का नया क्लोज यह प्रदान करता है, बताता है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या पीपुल्स हाउस यानी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी इसमें यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से यानी 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस उपबंध का समावेश 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 के तहत किया गया था। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य राजनीतिक दल का सदस्य है। यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। यानी अगर कोई सदस्य है वो बाद में जाकर मंत्री बन जाता है, ठीक है, तो वो अपनी पार्टी चेंज कर लेता है, तो इस प्रकार से क्या होगा, जो मंत्री पद है वो भी उसका रिक्त माना जाएगा, वो उस मंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जो कि 75
अनुच्छेद 75(3) बताता है, इसमें बताता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। फिर से सुनिए क्या बताता है, इसमें जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस टॉपिक से। अब इसमें आ गए कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी जो मंत्री है वो राष्ट्रपति की इच्छा तक पद धारण कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अधिक जो अवधि तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि में उसकी मंत्री पद है वो बर्खास्त माना जाएगा। यानी कोई भी मंत्री जो 6 माह से ज़्यादा किसी भी सदन का जो सदस्य नहीं है, उस अवधि में या फिर उस समाप्ति पर उसका जो मंत्री पद वो नहीं रहेगा। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया अनुच्छेद 75 के अंतर्गत कि जो मंत्री है उसके वेतन और भत्ते क्या होंगे और संसद के द्वारा उन्हें किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। टॉपिक है राज्य कार्यकारिणी। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे देश में सरकार का गठन 2 स्तरों पर किया जाता है, पहला केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी केंद्र की कार्यपालिका के बारे में। तो आज हम बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका यानी राज्य की कार्यकारिणी के बारे में। तो जिस प्रकार से हमारे संविधान में केंद्र सरकार की परिकल्पना की गई है, उसी प्रकार से राज्य सरकार की भी परिकल्पना की गई है। यानी बताया गया कि जिस प्रकार से केंद्र में सरकार होगी, इसी प्रकार से राज्यों की भी अपनी अपनी सरकारें होंगी। इसे ही हमारे संविधान में संसदीय व्यवस्था कहा गया है। तो संविधान के 6ठे भाग में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है कि जो सरकार है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे और उसकी जो कार्यप्रणाली वो किस प्रकार से होगी। तो इस तरह से हमारे संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक, फिर से देखिए 153 अनुच्छेद 167 यानी 167। तो इसमें बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका के बारे में कि राज्य की कार्यपालिका क्या होगी, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, उसकी कार्यप्रणाली क्या होगी। तो अब बात करते हैं कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है राज्यपाल, उसके बाद में मुख्यमंत्री, उसके बाद में मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। तो इस तरह से जो हमारा राज्य है, राज्य सरकार होती है, राज्य की कार्यकारिणी होती है, उसमें उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता। जैसा कि केंद्र सरकार में उपराष्ट्रपति होते हैं, उस तरह से राज्य में उपराज्यपाल नहीं होते। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। तो बात करेगा राज्यपाल की, तो राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी राज्यपाल संविधान मुखिया कहलाता है किसी भी राज्य का, संवैधानिक मुखिया। ठीक है, तो राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। एक तो वो क्या है, संवैधानिक मुखिया है किसी भी राज्य का, और इसके अलावा वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल का कार्यालय है वो दोहरी भूमिका निभाता है। पहला तो राज्य का प्रमुख और दूसरा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। तो इस तरह से जो हमारा राज्यपाल होता है वो दोहरी भूमिका निभाता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन क्या हो गया, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 1956 की धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्यपाल केवल एक ही जो स्टेट का वो राज्यपाल रहेगा, गवर्नर रहेगा, बल्कि वो 2 या 2 से भी ज़्यादा स्टेट का वो गवर्नर बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं राज्यपाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 153 की। तो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। हमारा जो आर्टिकल है 153 उसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन बाद में क्या एक संविधान संशोधन हुआ, वो हुआ 7वां संविधान संशोधन। उस अधिनियम के अनुसार 1956 अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करना संभव है होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी जो राज्यपाल वो केवल एक ही राज्य के लिए होगा, बल्कि वो 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों की जिम्मेदारी संभाल सकता है। तो ये हमारा संविधान संशोधन 7वें के द्वारा ये अधिनियम बनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम राज्यपाल की नियुक्ति की। तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 155। अनुच्छेद 155 बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा अपने हाथ के तहत वारंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
ठीक है। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये याद रखना आप, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मुहर लगाई जाती है। ऐसा नहीं कि जो हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है वो किसी भी व्यक्ति को अपने हिसाब से राज्यपाल बना दे, बल्कि वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी व्यक्ति को किसी जो स्टेट का राज्यपाल नियुक्त करते हैं। इस तरह से वह राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उसी स्टेट के जो गवर्नर है केवल उसी जो राज्य से उनका संबंध है, बल्कि वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। राज्य में वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। वह ना तो राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष वोट द्वारा चुने जाते हैं, यानी जिस प्रकार से राष्ट्रपति का जो प्रत्यक्ष वोट होता है उसके द्वारा चुने जाते हैं, और ना ही मतलब अप्रत्यक्ष वोट के द्वारा, बल्कि उनकी नियुक्ति की जाती है। याद रखना, उनका चुनाव नहीं होता राज्यपाल का, बल्कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो वह केंद्र सरकार के एक नामित व्यक्ति है। वो केंद्र सरकार जिस व्यक्ति को भी नामित कर दे, राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देता है राज्यपाल के रूप में भी किसी भी स्टेट में। अब इसके बाद में अनुच्छेद 157 जो आर्टिकल है 157, ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी स्टेट का राज्यपाल होने के लिए उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र व्यक्ति होना चाहिए। सबसे पहले एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड चीज़ है उसमें उनकी जो आयु है वो 35 वर्ष की पूरी हो चुकी हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वो व्यक्ति। इसके अलावा भारत का नागरिक हो, और राज्यपाल को संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह उनकी ये जो है योग्यता है कि उन्हें सदन के किसी भी सदन का उन्हें सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या फिर कोई राज्य विधानमंडल हो, तो उन्हें किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं राज्यपाल के कार्यकाल और उनके निष्कासन के बारे में। तो इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वो 156 है। राज्यपाल के कार्यकाल और निष्कासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 156। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ही कार्य कर सकते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपना कार्य कर सकते हैं, अपना कार्यकाल बनाए रख सकते हैं। इस नियम के अधीन राज्यपाल के पद का कार्यकाल उस तिथि से 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। हालांकि जो राज्यपाल का कार्यकाल का पद होता है, कार्यकाल होता है उनका 5 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष याद रखना आप। जिस दिन वह मंत्रिमंडल की सलाह पर प्रवेश करता है, यानी जिस दिन से उन्हें राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता किसी भी जो स्टेट का, उस दिन से 5 वर्ष तक की जो कार्यकाल के दौरान वो अपना पद धारण कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद से त्यागपत्र दे सकता है, यानी अपना इस्तीफा दे सकता है। तो राज्यपाल अपने जो कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। तो एक जो क्वेश्चन है वो कई बार बन चुका है कि जो राज्यपाल है वो किन को अपना इस्तीफा संबोधित कर सकता है, किन को जो कहकर अपना इस्तीफा दे सकता है, तो वो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे सकता है। आगे इसमें राज्यपाल की मृत्यु की स्थिति में, अगर बाई चांस कार्यकाल के दौरान जो राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में जो उच्च न्यायालय है, जिस भी स्टेट के वो राज्यपाल है, उस स्टेट का जो भी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राज्य में कार्यवाहक राज्यपाल बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालय के जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस होंगे उच्च न्यायालय के, वो फिर कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं जब तक कि नया राज्यपाल घोषित ना कर दिया जाए। अब हम देखते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि राज्यपाल की क्या क्या कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त होती है और न्यायिक भी शक्तियाँ भी प्राप्त होती है। हालांकि राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती, वो सभी राष्ट्रपति के पास में ही होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। तो इसमें बताया गया है कि जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं, यानी राज्य सरकार के जितने भी कार्य होते हैं, कार्यकारी कार्य होते हैं, वो औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, उसी प्रकार से राज्य सरकार में सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो इस स्थिति में राज्य की कार्यपालिका शक्ति उन मामलों में संबंध है जिनके अनुसार राज्य की विधायिका में कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 166 कहता है कि कार्यकारी कार्यों को राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया जाएगा।
ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो कार्यकारी कार्य हैं उनको राज्यपाल के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनमें निर्दिष्ट किया जाएगा, यानी कि जो भी कार्यकारी कार्य हैं वो राज्यपाल के माध्यम से कराए जाएंगे। इसके अलावा वह राज्य सरकार के कार्य के लेन देन को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्य के मंत्रियों में आवंटित हेतु नियम भी बना सकते हैं कि किस मंत्री को कौन सा जो मंत्रालय देना है, किसको कौन सा कार्य देना है। तो इस प्रकार से इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे, बल्कि जिस भी व्यक्ति को विधानसभा चुनाव में बहुमत, जिस पार्टी को भी विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल हुआ वो उसके नेता को ही मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इसके बाद में मुख्यमंत्री की सलाह पर वह मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। इसके बाद में वह राज्य लोक सेवा आयोग और महाधिवक्ता के सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति की तरह इनकी ये भी बहुत अच्छी जो बहुत बड़ी पावर है कि विभिन्न नियुक्तियां करना। इसके अलावा राज्यपाल की खुशी के दौरान मंत्रियों के साथ साथ महाधिवक्ता कार्यालय भी रखते हैं। हालांकि राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उसके द्वारा हटाया नहीं जा सकता, यानी कि जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस, स्टेट पीसीएस के जो भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति तो की जा सकती है, लेकिन उनके द्वारा उन्हें हटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामले या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वह पता कर सकते हैं कि जो क्या क्या हमारे यहाँ पर नीतियाँ बन रही हैं, कौन कौन से विधायी प्रस्ताव चल रहे हैं, इन सब बारे में वो मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यपाल को साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा, तो आप ये चारों जो फील्ड याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है। तो राज्यपाल को इन 4 क्षेत्रों से, जैसे कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों या फिर सदस्यों को राज्य की विधान परिषद में नामित करने की शक्ति है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, उसी प्रकार से राज्य सरकार में राज्यपाल भी साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में जो भी उन्हें लगे कि विशेष ज्ञान है, किसी व्यक्ति को व्यावहारिक अनुभव है, उनको राज्य विधान परिषद में नामित कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। अब हम देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। अगर बात करें राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में, तो राज्यपाल राज्य विधायिका का ही हिस्सा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य विधायिका के हिस्सा होते हैं। उन्हें निचले सदन को भंग करने का अधिकार होता है। ठीक है। जो निचला सदन होता है यानी विधान परिषद को वो भंग कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य विधानमंडल को पुरस्कृत करने और समन करने के लिए संदेश भेजने और भेजने का अधिकार होता है उनके पास में। इसके अलावा विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयकों को कानून बनने से पहले उसके द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। यानी विधानमंडल अगर किसी विधेयक को पारित कर दे और वो मतलब कानून बनाना उसे चाहे, तो उसके लिए सबसे जरूरी है राज्यपाल की सहमति प्राप्त करना, उनसे जो है क्या कह सकते हैं हम, सिग्नेचर ले लेना उनके। ठीक है। तो बिना राज्यपाल की जो सहमति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। वह विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति को वापस ले सकता है और पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। यानी अगर विधानमंडल के द्वारा पारित कोई विधेयक उनके पास जाता है तो उसके लिए वो अपनी सहमति को वापस भी ले सकते हैं, यानी सहमति दे भी सकते हैं और पुनर्विचार के लिए उसे वापस भी भेज सकते हैं कि पहले इस पर विचार कीजिए फिर मेरे पास में आइए। यदि विधेयक को फिर से या संशोधन के बिना पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल को अपनी सहमति देनी होगी। सेम कंडीशन राष्ट्रपति की तरह हो जाती है। अगर कोई विधेयक है उसको बिना संशोधन के या फिर बिना पुनर्विचार के फिर से पारित करके भेज दिया जाता है राज्यपाल के पास में, तो उस कंडीशन में राज्यपाल को अपनी सहमति देनी होगी, वो अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होंगे। उन्हें राष्ट्रपति की सहमति के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए भी किसी भी विधेयक को अपने पास में रख सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि पहले इस विषय पर हम राष्ट्रपति जी से बात करेंगे। उसके पास राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान की मांग करने वाले धन विधेयकों की सिफारिश करने के कारण भी जो कार्य करने की भी शक्ति होती है। क्या क्या होती है उनके पास में शक्ति? सबसे पहले वो राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा वो अनुदान की मांग भी कर सकते हैं और धन विधेयक की सिफारिश करने वाले कार्यकारण की भी शक्ति होती है उनके पास में। इसके बाद में आगे विधानमंडल सत्र में नहीं होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो आवश्यकता पड़ने पर किसी कानून के रूप में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, उसी प्रकार से राज्य सरकार में भी राज्यपाल अगर आवश्यकता पड़े तो वो कानून के रूप में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इसके लिए जो आर्टिकल है वो है 213, आर्टिकल 213, ये याद रखना आप, ठीक है। तो आर्टिकल 213 कहता है कि राज्यपाल के पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। अध्यादेश का मतलब है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन पड़ जाती है कि उस टाइम पे जो विधानमंडल है वो वर्क नहीं कर रहा, सत्र में नहीं है, तो इस स्थिति में किसी कानून को बनाने के लिए राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कानून की तरह ही कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की क्षमा शक्ति के बारे में। तो ये शक्ति भी राज्यपाल के पास में बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह ही है। इसके अनुसार राज्यपाल के पास में दंड देने, निरस्त करने, राहत देने, सजा देने या किसी भी कानून के विरुद्ध किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति की सजा को निलंबित करने या उसे निलंबित करने की शक्ति होगी। तो इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास में क्षमा शक्ति होगी, यानी क्षमादान की शक्ति होगी। वो किसी भी व्यक्ति को दंड को कम कर सकते हैं, उसे निरस्त कर सकते हैं, उसे कुछ राहत दे सकते हैं या फिर उसकी सजा को बरकरार रख सकते हैं। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्ति है राज्यपाल की। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति की भांति उनका एक अधिकार कम है। उसमें यह है कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास में ऐसे मामले माफ़ी देने की कार्यकारी शक्ति होती है। जहाँ पर सजा की मौत है वहाँ पर जो राष्ट्रपति उनकी सजा की मौत को ख़त्म कर सकते, वो मृत्युदंड में बदल सकते हैं। लेकिन राज्यपाल के पास में अगर किसी हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा दे दी है तो उसको वो माफ़ नहीं कर सकते, यानी जो मौत की सज़ा है, सजाए मौत, मृत्युदंड, वो बरकरार रहेगी, उसमें राज्यपाल कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पास में ही जाना होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए वाक्यों की सजा को माफ कर सकते हैं। राज्यपाल के पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। हमारे संविधान के दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213, जो कि केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को, राज्य सरकार में राज्यपाल को अध्यादेश बनाने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं और जो राज्यपाल है वो 213 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अपने अध्यादेश बनाने वाली शक्ति में राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति यही होती है कि वो समय आने पर या फिर किसी ऐसी कंडीशन में जब किसी कानून की सख्त आवश्यकता है और उस समय संसद का कोई सा भी सदन सत्र में नहीं है, तो वो उस समय में इस प्रकार से संसदीय अधिनियमित होना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसके पास में कानून बनाने की, मतलब कानून के रूप में वो उसका जो पूरी वैलिडिटी होगी, वो कानून की तरह ही कार्य करेगा। इसके अलावा राज्यपाल के पास में राज्य विधान के संबंध में अनुच्छेद 213 के तहत ऐसी शक्ति है। राज्यपाल के पास में अनुच्छेद 213 के तहत ऐसी शक्ति है। संसद की विधायी शक्तियों के साथ इस व्यापक के दायरे में, अर्थात यह किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है और संसद द्वारा कानून के रूप में समान संवैधानिक सीमाओं के अधीन होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश ला सकते हैं, यानी जब संसद का कोई सा भी सदन सत्र में ना हो तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं। इस प्रकार मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी शक्तियों का, अध्यादेश लाने की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से इन शक्तियों का प्रयोग कर लेते, बल्कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ये शक्ति का प्रयोग करते हैं। अध्यादेश को संसद के समक्ष भी रखा जाना चाहिए, यानी अध्यादेश को संसद के समक्ष रखा जाता है जब वह उस तिथि से 6 सप्ताह के अंत में पुनः प्रस्तुत होता है और जिस दिन संसद दोनों प्रस्ताव पारित कर देती है उस तिथि से 6 सप्ताह की समाप्ति से पहले उसे अस्वीकृत कर देती है। तो अध्यादेश जारी करने के लिए, मामलों को संचालित करने के लिए अध्यादेश इस तरह प्रस्तावों को पारित करने का दिन हो जाता है। यानी जो अध्यादेश की समय सीमा होगी वो 6 सप्ताह होगा, आप ये याद रखना। ठीक है, तो 6 सप्ताह की जो समय सीमा के भीतर जो उसे पारित हो जाना आवश्यक है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य मंत्रिपरिषद, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
तो जिस प्रकार से हमारा संविधान केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है, उसी प्रकार से विभिन्न राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था का उपबंध किया जाता है। तो राज्य की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था होती है, वहाँ के जो वास्तविक मुखिया होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि जो राज्यपाल होते हैं वो केवल नाम मात्र के, यानी कि वो संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में किसी भी राज्य में कार्य करते हैं। और जो मंत्री परिषद होती है उनका भी मुखिया मुख्यमंत्री ही होता है। तो राज्य में मंत्री परिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्री परिषद की तरह ही होता है, यानी जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री परिषद कार्य करते हैं उसी प्रकार से राज्य में भी मंत्री परिषद कार्य करती है। तो संविधान में संसदीय व्यवस्था की सरकार के सिद्धांतों को वैसे तो विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन इसके लिए हमारे संविधान में 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164। तो ये 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि बताते हैं कि किस प्रकार के जो राज्यों में संसदीय व्यवस्था होगी। तो अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद की स्थिति के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन क्या होंगे, उनके भत्ते क्या होंगे, शपथ किस प्रकार से होगी, उनकी योग्यताएं क्या क्या होंगी, इसके अलावा उनका जो उत्तरदायित्व यानी उनकी जिम्मेदारी क्या क्या होंगी और उनके कार्यकाल कितना होगा, और इसके अलावा उनकी नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 164 में बताया गया। अब थोड़ा सा हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी जो भी कार्य राज्यपाल के द्वारा किए जाएंगे उनको सलाह देने के लिए और उनको सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। इसी सेट में मंत्री परिषद का गठन किया जाता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरह ही यह कार्य करता है। इसके अलावा आर्टिकल 164 में बताया गया है कि मुख्यमंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान क्या क्या होंगे, यानी कि मुख्यमंत्रियों के वेतन क्या होंगे, उनके भत्ते क्या होंगे, शपथ किस प्रकार से होगी, योग्यता, उनके उत्तरदायित्व, इसके अलावा उनका कार्यकाल कितना होगा और उनकी नियुक्ति क्या क्या होगी। तो इन सब के बारे में जो है अनुच्छेद 164 में बताया गया है। इसके अलावा हमारे संविधान का अनुच्छेद 164 यह भी कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है, तो वो हमारे स्टेट के ही गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तथा वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। हालांकि जो नियुक्ति है मंत्रियों की वो राज्यपाल तो करेंगे ही, लेकिन वो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही जो है कार्य करेंगे। तो इसके बाद में हम देखते हैं 51वां संविधान संशोधन, यानी 91 जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसके अनुसार क्या बताया गया, सबसे पहले चीज़ तो इसमें मंत्रियों की संख्या का यानी जो मंत्री परिषद है उसका आकार बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि मंत्रियों का अधिकतम आकार, मंत्री परिषद में नियुक्त होने वाले मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। इसमें बताया गया है कि किसी भी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल जो मंत्री हैं उनकी संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो विधानसभा है वहाँ पे जितने भी मेंबर हैं तो उनकी 15% से ज़्यादा जो मंत्री परिषद नहीं होनी चाहिए मुख्यमंत्री के सहित। तो जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या शामिल है, यानी मुख्यमंत्री सहित जो जितने भी मंत्री होंगे उनकी सदस्य संख्या वो विधानसभा के सदस्य संख्या से 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। छोटे राज्यों के लिए यह जो संख्या वो लिमिटेशन ये 12% है, ठीक है। तो ये छोटे राज्यों के लिए 12% है। इसके अलावा 91 जो संविधान संशोधन हुआ था यह उसके अनुसार यह भी पता चलता है कि जो विभाजन समाप्त होने के आधार पर दल बदल की अयोग्यता, जहां पर मूल राजनीतिक दल के सदस्य 1/3 सदस्य पार्टी से दोषमुक्त हो जाते हैं, उनकी विधायिका की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और ऐसे सदस्यों को मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब आगे देखते हैं हम मुख्यमंत्री के बारे में। तो संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह से है जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री की। अब बात करते हैं हम मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। तो राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त कर सकता है जो कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है।
लेकिन उसे क्या करना होगा, 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल के लिए किसी भी सदन के लिए चुने जा सकते हैं। यानी कि संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 164 में यह बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। इसका मतलब यह नहीं कि जो राज्यपाल है वो किसी भी व्यक्ति को अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बना दे, बल्कि संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्ति करने के लिए अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल भी कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल के या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कह सकता है। यानी अगर विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो जो भी सबसे बड़ा दल होगा या फिर जो गठबंधन होगा उसके नेता को जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या है, 1 महीने के भीतर सदन में अपना जो बहुमत साबित करना होगा, अपना जो विश्वास मत है वो साबित करना होगा। इसके अलावा जो स्पष्ट बहुमत प्राप्त पार्टी है उसके दल के प्रमुख नेता को जो राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो एक ऐसे व्यक्ति को जो कि राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो उसे भी राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, उसी समावधि में 6 महीने के अंतर्गत उसे राज्य विधानमंडल के निर्वाचित होना पड़ेगा। यानी उसे राज्य विधानमंडल या तो राज्य विधानसभा के लिए या विधान परिषद का किसी का भी सदस्य उसे होना पड़ेगा। हालांकि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो आमतौर पर विधानसभा के ही सदस्य होते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। तो संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य होना अनिवार्य है, वरना उसे मतलब 6 महीने के अंदर ही उसका जो पद है वो खत्म हो जाएगा, या फिर वो 6 महीने के अंदर ही किसी भी सदन की जो किसी भी या तो विधानसभा की या विधानमंडल की वो सदस्यता प्राप्त कर ले। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। तो राज्य के महाधिवक्ता के लिए जो आर्टिकल है हमारे अनुच्छेद में वो है 165। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए महाधिवक्ता होगा। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और इस तरह वह भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का अनुपूरक होता है। अब बात करते हैं हम महाधिवक्ता की नियुक्ति और उसके कार्यकाल के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाती है वो ये कि जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से जो स्टूडेंट है, उन्हें लगता है कि जो महाधिवक्ता की नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो जो महाधिवक्ता होते हैं यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और उस व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा जिसमें कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। ठीक है, तो जो राज्यपाल है वो किसी ऐसे व्यक्ति को ही महाधिवक्ता बना सकते हैं जिसके पास में कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। दूसरे शब्दों में उसे भारत का एक तो नागरिक होना चाहिए, इसके अलावा उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। हालांकि जो संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है, इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ही कार्य कर सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया कि इसे किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। तो जब भी राज्यपाल चाहे इसे हटा सकते हैं। वह अपने पद से त्याग पत्र भी दे सकता है, यानी वह अपना इस्तीफा भी दे सकता है और अपने कार्य से कार्यमुक्त भी हो सकता है। सामान्यतः वह त्यागपत्र जब देता है जब सरकार त्यागपत्र देती है या फिर पुनर्स्थापित होती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा ही होती है। इसके अलावा हमारे संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्तों को भी निश्चित नहीं किया गया है, मतलब बताया नहीं गया है कि महाधिवक्ता के रूप में किसी व्यक्ति को कितना वेतन मिलेगा, उसके क्या क्या भत्ते होंगे और क्या क्या विशेष अधिकार होंगे। तो उसके वेतन भत्ते का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनके वेतन भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, वो है हमारे राज्यपाल के द्वारा। इस तरह से कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए
अधिवक्ता होता है। ठीक है, राज्य सरकार को एक कानूनी सलाह देते हैं, क्योंकि ये जो किसी भी राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। इसके अलावा कानूनी चरित्र व अन्य कर्तव्यों का पालन करता है, जैसे कि समय समय पर उसे संदर्भित या सौंपा जाए, जैसा भी उसे राज्य सरकार के द्वारा जैसे भी कार्य सौंपे जाए कानून से संबंधित, वो उन सभी कार्यों को संपूर्ण करता है। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा और इस संविधान या किसी अन्य कानून के तहत दिए गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य होता है। यानी मतलब राज्यपाल के द्वारा उसे जो भी कार्य दिए जाते हैं वो उसे करने के लिए जो बाध्य होता है। अगर बात करें महाधिवक्ता के कार्यों की, तो सबसे पहला कार्य यही है उसका कि जो राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे सकता है जो कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। यानी जो भी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हो राज्य सरकार को, तो वो राज्य सरकार को ऐसे कार्यों पर कानूनी सलाह दे सकता है। इसके अलावा विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन कर सकता है जो कि राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए हों। इसके अलावा संविधान या किसी अन्य विधि के द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। यानी वो राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों यानी संबंधित समिति या फिर उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है उसमें बिना मताधिकार के बोलने या फिर भाग लेने का अधिकार भी होता है। यानी वह विधानमंडल के किसी भी सदन में बिना मत के बोल सकता है, या फिर किसी संबंधित समिति में बोल सकता है, या फिर किसी सभा में बिना मत के वह बोल सकता है। उसे वे सभी विशेषाधिकार और भत्ते मिलते हैं जो कि विधानमंडल के किसी भी सदस्य को मिलते हैं। यानी वो उन्हीं सभी वेतन और भत्ते और विशेषाधिकार का हकदार होता है जो कि विधानमंडल के किसी भी सदस्य को प्राप्त होते हैं। होगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के तहत स्थापित किया गया था। तो भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय की होती है। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये संघीय न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का संरक्षक होता है, यानी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे संविधान का संरक्षक होता है, और उसके साथ साथ वो हमारे मौलिक अधिकारों का भी संरक्षक होता है। संविधान में इसका वर्णन भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में किया गया है। तो अगर पूछने लगे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन हमारे संविधान में कहाँ किया गया है, तो इसके लिए भाग 5 है और अनुच्छेद 124 से 147 के बीच इसका जो वर्णन किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च अपीलीय अदालत है, यानी ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय है, यह पूरे इंडिया में सबसे उच्च अपीलीय अदालत है। इसमें उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो कि अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय उसका उद्घाटन कब किया गया था। तो इसका जो है डेट है, ये डेट याद रखना, 28 जनवरी 1950। इसी दिन जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। 28 जनवरी 1950 को इसका जो उद्घाटन किया गया था। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय था, हमारा सुप्रीम कोर्ट उसका उत्तराधिकारी बना बाद में। और सबसे प्रमुख बात है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक होता है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि हमारे संविधान का संरक्षक कौन होता है, तो वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये हो गई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की संरचना के बारे में। तो इसकी जो संरचना वो किस प्रकार से है, तो मूल रूप से न्यायाधीशों की संख्या वो 7 थी। स्टार्टिंग में जब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। लेकिन 1977 में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर इसे बढ़ा दिया गया और जो इसकी टोटल संख्या वो 17 कर दी गई थी। और बाद में धीरे धीरे जैसे केस बढ़ते गए, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ता गया कार्य का,
तो बाद में इसकी संख्या को बढ़ाकर 1986 में 25 और 2009 में इसकी जो संख्या है उसमें मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 30 कर दिया गया, यानी टोटल 31 जो है 2009 में जो मुख्य न्यायाधीश के सहित इसकी संख्या 30 कर दी गई। लेकिन अब पिछले साल क्या कर दिया गया, इसकी संख्या को 30 प्लस 3 कर दिया गया। ठीक है, तो इसकी संख्या को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया और इसकी जो अब टोटल है वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी संख्या वो है 34। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इस टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 है। अब बात करते हैं हम न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति वर्ष 1993 तक मुख्य न्यायमूर्ति यानी जो चीफ जस्टिस होते हैं हमारे, उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति किया करते थे। परंतु वर्तमान में क्या हो गया, वर्तमान प्रक्रिया कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन होता है, जो कि न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश का जो प्रस्ताव है वो विधि मंत्रालय को भेजता है, जहां पर सुझाए गए नामों की जांच करने के बाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया जाता है, जहां से कि यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति इन नामों को अपनी स्वीकृति दे सकता है या फिर उच्चतम न्यायालय के पास में इसे वापस से भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए इसे वापस से भेज सकता है। यदि उच्चतम न्यायालय का नामों का प्रस्ताव दूसरी बार भी राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति उन नामों पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो एक बार तो सुझाए गए नामों को एक बार तो वापस भेज सकता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट फिर से उन्हीं नामों को फिर से राष्ट्रपति के सम्मुख फिर से भेज देता है तो उस समय राष्ट्रपति उन पर अपनी जो स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो परामर्श के साथ में नियुक्त किया जाता था, क्योंकि उन्होंने इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझा था। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होंगे हमारे चीफ जस्टिस होंगे, उनकी जो नियुक्ति है वो जो राष्ट्रपति हमारे वो एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनकी सलाह के साथ में उनके परामर्श के अनुसार ही हमारे देश के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेंगे। लेकिन जो अन्य जस्टिस हैं, अन्य जो न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति भारत के जो चीफ जस्टिस हैं उनके परामर्श से ही करेंगे। तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करने के लिए बाध्य थे, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वे किसी भी से भी परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं थे। अब बात करते हैं हम न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब वह, उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। इसके अलावा कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय के एक वकील के रूप में कार्य कर चुका हो, एक या फिर एक से ज़्यादा जो है उच्च न्यायालयों में वो लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी वकील के रूप में कार्य कर चुका हो। और अगर ये भी नहीं है तो ये होना चाहिए कि राष्ट्रपति की दृष्टि में वह पारंगत विधिवेत्ता हो, यानी प्रतिष्ठित न्यायविद हो राष्ट्रपति की राय में। तो जिस व्यक्ति में भी ये क्वालिटी है वो राष्ट्रपति उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चुन सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति जिसे अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसे राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या पुष्टि या फिर उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को सदस्यता देनी होती है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके कार्यकाल के बारे में और न्यायाधीशों का किस प्रकार से इस्तीफा दिया जा सकता है, फिर लिया जा सकता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है याद रखने वाली वो ये है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित न्यूनतम आयु का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि कोई भी इसमें बताया नहीं गया कि कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना पद तब तक धारण करेगा जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, तथा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, यानी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को वो दे सकता अपने कार्य।
तो अब हम देखते हैं कि किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है उसके कार्यकाल से पूर्व ही। तो सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश अपने कार्यकाल से केवल तभी हटाने योग्य होता अगर उसके ऊपर संसद दुर्व्यवहार सिद्ध कर दे और उसका जो अक्षमता का आधार बनता हो, यानी संसद के द्वारा उसे केवल 2 ही आधारों पर हटाया जा सकता है, सिद्ध दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता के आधार पर। तो संसद को इस तरह के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच और प्रमाण के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनके ऊपर सिद्ध दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता के आधार पर किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, वो है संसद के द्वारा। ठीक है, तो संसद ही कोई महाभियोग पारित करती है किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ। जो भी प्रक्रिया है प्रत्येक सदन को उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पारित करना होगा, यानी 2/3 सदस्यों की उसमें स्वीकृति अनिवार्य होगी, उनके सिग्नेचर अनिवार्य होंगे, और सदन की कुल सदस्यता का बहुमत। और इसे फिर उसके बाद में जब इस पे जो सिग्नेचर हो जाए, सभी सदस्य इस पे अपनी सहमति प्रदान कर दे, तो इसको अध्यक्ष को संबोधित करना होगा। राष्ट्रपति फिर न्यायाधीश को हटाने के आदेश जारी करेगा। जब यहाँ से प्रस्ताव पारित हो जाएगा संसद से 2/3 सदस्यों के समर्थन के द्वारा और कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा, तो उसके बाद में इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के समक्ष ले जाया जाएगा और राष्ट्रपति फिर न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। तो ये हो गई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। अब हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के बारे में। तो भारतीय संविधान ने उच्चतम न्यायालय को विभिन्न शक्तियां व क्षेत्राधिकार प्रदान किए हैं। यह संघीय न्यायालय तो है ही, साथ ही साथ इसे पुनरावलोकन की भी शक्ति प्राप्त होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को 4 श्रेणियों में रखा जा सकता है, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास में 4 तरह के अधिकार होते हैं। सबसे पहले है मूल क्षेत्राधिकार, उसके बाद में रिट जारी करने का अधिकार, उसके बाद में है अपीलीय अधिकार और सबसे अंतिम है सलाहकारी अधिकार। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मूल क्षेत्राधिकारों के बारे में। तो इनका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 131 में किया गया है। कौन सा आर्टिकल? 131। तो एक अदालत को मूल क्षेत्राधिकार तभी कहा जाता है जब यह उदाहरण के मामले को सुनने और निर्धारित करने का अधिकार रखता है, यानी कि किसी भी कोर्ट को, किसी भी अदालत को तभी उसके जो मूल क्षेत्राधिकार के बारे में जो पता चलता है कि उसके क्या क्या मूल क्षेत्राधिकार है, जब तक कि वह किसी मामले को सुनने और निर्धारित करने का अधिकार रखता हो। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी भी विवाद में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से हमारे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार है जो कि उसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले भारत सरकार या फिर एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का मामला। ठीक है, यानी कि भारत सरकार या फिर किसी राज्य का या फिर किसी दो या दो से ज़्यादा राज्यों के बीच में अगर कोई मामला, तो इसमें जो है वो क्षेत्राधिकार होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। इसके बाद में दूसरा है 2 या 2 से राज्यों के बीच में, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद है, कोई मामला है, उससे संबंधित जो क्षेत्राधिकार है वो भी सर्वोच्च न्यायालय का होगा। तो इस मामले को भी सर्वोच्च न्यायालय अपने पास में मंगा सकता है और उसके बारे में सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित अगर कोई भी विवाद है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के जो बीच में ही आता है, उसके अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा जितने भी मामले उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं वो सभी विधिक होने चाहिए, ना कि राजनीतिक, यानी उन पे जो है विधिक होने चाहिए, वो कानूनी मामले होने चाहिए, ना कि कोई राजनीतिक मामला है और वो ही सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। तो इस प्रकार से राजनीतिक मामलों की सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो सकती, केवल वो मामला विधिक होना चाहिए। सेकंड है रिट क्षेत्राधिकार, जिसका वर्णन कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। कौन सा? रिट क्षेत्राधिकार। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक रिट जारी करने के लिए आवेदन उसमें किया जा सकता है। यानी अगर मान के चलिए किसी भी व्यक्ति के, कोई भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन करती है, तो जो भी पीड़ित व्यक्ति है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है और पूछा जा सकता है कि आप इनके जो अधिकार है उनका उल्लंघन क्यों कर रहे हो। तो इसे मूल क्षेत्राधिकार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पीड़ित पक्ष अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय के माध्यम से उच्च न्यायालय जाने के बजाय एक याचिका के माध्यम से शीर्ष
अदालत में जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, किसी भी उच्च न्यायालय में जाने के बजाय वो सीधे जो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जहाँ की सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील को सुना जाता है। तो इस क्षेत्राधिकार के तहत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। इसके बाद में तीसरा अधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो न्यायालय की अपीलीय मामलों की 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, यानी ये जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है इसे 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? संवैधानिक, सिविल, आपराधिक और विशेष मामले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक मामले कौन कौन से हैं। तो जब भी किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न आता है, कोई जो है मसला आता है, तो वो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का वो संवैधानिक मामला होता है। तो अनुच्छेद 132 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या फिर अंतिम आदेश से सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, चाहे वह एक नागरिक के लिए हो या फिर किसी अपराधी या फिर अन्य कार्रवाई में हो, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करता है कि इस मामले में संविधान की व्याख्या के रूप में कानून में पर्याप्त प्रश्न है। यदि न्यायालय इस तरह के प्रमाण पत्र देने से इनकार करता हो तो सर्वोच्च न्यायालय अपील करने के लिए विशेष छूट दे सकता है। यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मामले में संविधान की व्याख्या के रूप में कानून का एक बड़ा प्रश्न शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि मार्ग में प्रश्न का उत्तर दिया है, वह न्यायालय को संविधान का अंतिम व्याख्याकार और उद्धारक मानता है। यानी अगर कोई भी ऐसा प्रश्न है, कोई भी ऐसा मामला है जिसमें कि ये लगे कि इसमें संविधान की व्याख्या सही से नहीं की गई है, तो उस मामले में किसी भी उच्च न्यायालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो हमारा संविधान है उसकी व्याख्या कर सकता है और उसका उद्धारक बन सकता है। इसके बाद में सेकंड है सिविल मामले, है सिविल मामले। तो भारत के किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामले में संविधान का प्रश्न शामिल है, संविधान की व्याख्या का प्रश्न शामिल है, चाहे मामला दीवानी हो या फौजदारी हो, उनसे संबंधित ही क्यों ना हो, कि अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है, तो वो ही जो है सिविल मामला हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है आपराधिक मामलों में अपील, यानी दीवानी मामले। तो इसमें क्या, इसका जो मसौदा है वो संविधान में आपराधिक मामलों में न्यायालय में अपीलीय अधिकार क्षेत्र में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया था। यानी जब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का मसौदा बना था उस समय आपराधिक मामलों की अपील से संबंधित कोई भी मसौदा इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो कई सदस्यों ने इसे संविधान की गंभीर चूक माना था। अंततः इस प्रावधान को संविधान में शामिल कर लिया गया और केएम के विचारों के अनुरूप, यानी केएम मुंशी के विचारों के अनुरूप इस प्रावधान को संविधान में शामिल कर लिया गया। इसके 2 तरीके हैं जिनके द्वारा आपराधिक मामलों में अपील सुप्रीम कोर्ट के एक उच्च न्यायालय के निर्णय में निहित है, अर्थात बिना उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के साथ में अपील की जा सकती है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के साथ में भी इसमें अपील की जा सकती है। और सबसे अंतिम है इसमें विशेष अवकाश द्वारा अपील। तो इसमें क्या है, इसके लिए अनुच्छेद जो 136 है वो बताता है कि हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 से 134 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से सर्वोच्च न्यायालय को नियमित करने की शक्ति प्रदान करते हैं, फिर भी कुछ मामले अभी भी छूट सकते हैं जहां पर न्याय दांव पर लगा हो सकता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ न केवल उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 132 से 134 के दायरे के बाहर हैं, बल्कि भारत के क्षेत्र के भीतर भी स्थित अन्य न्यायाधिकरणों को भी अप्राप्य हो सकता है। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील से संबंधित साधारण कानून के बाहर ऐसी अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है। फिर से देखिए, अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय के पास में अपील से संबंधित साधारण कानून के बाहर ऐसी अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 136 में कहा गया है कि इस अध्याय में कुछ भी होने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत के किसी भी न्यायाधिकरण में किसी भी निर्णय, डिक्री, दृढ़ संकल्प, वाक्य, आदेश से अपील करने के लिए विशेष छूट दे सकता है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा विशेष जो है अपील का अधिकार। और सबसे अंतिम जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है वो है सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार इससे जो क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 143 इसका जो वर्णन करता है, इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की एक मुख्य विशेषता इसकी जो सलाहकार भूमिका है वो किस प्रकार से है।
वास्तव में यह अतीत की विरासत है। एक समान भूमिका 1935 के अधिनियम की धारा 213 के अनुसार संघीय अदालत को सौंपी गई थी। अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के कानून को या फिर तथ्य सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न का उल्लेख करने का अधिकार है। न्यायालय को अपनी सलाह देने के लिए कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं होगी। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश से कोई भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो इसका जो वर्णन है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 143 में किया गया है, इसका वर्णन। यानी ये हो गया हमारे सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, यानी जो राष्ट्रपति है वो किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, यानी अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति, और ये आर्टिकल 137 बताता है। तो अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति होती है, यानी अपने वो पूर्व में दिए गए निर्णयों को और जो पूर्व में दिए गए आदेश हैं उनकी समीक्षा कर सकता है। हालांकि यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के अधीन होती है। समीक्षा याचिका में पर्याप्त प्रकृति की त्रुटि की समीक्षा की जा सकती है। तो इस प्रकार से संविधान का जो आर्टिकल 137 है वो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह अपने निर्णयों की समीक्षा कर सके, अपने आदेशों की समीक्षा कर सके। तो ये हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट।